पिछले एपिसोड में डॉगी और स्नैकी ने किन देश की बॉर्डर रिवरसाइड सिटी से भागने की कोशिश की। उन्होंने झाऊ का पंखा इस्तेमाल करके गीज डिसेंडिंग रिवर के ऊपर से उड़ने का प्लान बनाया, लेकिन उनका आइडिया बुरी तरह फेल हो गया जब नदी में एक विशाल भंवर बन गया। डॉगी बेहोश हो गया, लेकिन स्नैकी ने उसे बचा लिया। हालांकि उसने अपनी पहली किस बर्बाद करने से मना कर दिया और इसके बजाय डॉगी को मार मार कर होश में लाने का फैसला किया। कुछ देर तक डॉगी की मां की तरह उसे डांटने के बाद आखिरकार डॉगी को होश आ गया। डॉगी को देखते ही स्नैकी को याद आया कि उसके पास स्पिरिट स्टोन्स के बारे में पूछने का मौका है। जैसे ही उसने ये टॉपिक छेड़ा, डॉगी की आंखें लाल हो गईं। उसे समझ आ गया कि स्नैकी सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहा था, जो सीधे स्पिरिट वेंस से काटे गए थे। डॉगी ने स्नैकी को घूरते हुए गुस्से में लोकेशन पूछी, पर स्नैकी ने चालाकी से बहाना बना दिया कि वह बस अपने दोस्त के लिए पूछ रहा है। अपनी भीगी हुई फर झाड़ते हुए डॉगी ने ठंडे अंदाज में कहा कि स्नैकी का दोस्त अगर कोर फॉर्मेशन रियल्म कल्टीवेटर्स को मार दे तो उसे ये स्टोन्स मिल सकते हैं। डॉगी ने यह भी बताया कि अबैंडन्ड स्पिरिट माइन माउंटेन में शायद अब भी कुछ स्टोन्स छुपे हो सकते हैं और स्नैकी का दोस्त वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता है। जब डॉगी ने पूछा कि क्या उसका दोस्त इसमें दिलचस्पी रखता है, तो स्नैकी ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और कहा कि पहले उन्हें कोई गुफा ढूंढनी चाहिए ताकि वे चैन से सो सकें। 2 महीने बाद आयरन बियर माउंटेन पर स्नेक कैचिंग सेक्ट के कल्टीवेटर्स का एक बड़ा ग्रुप पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा था। वे खजाने और उस सफेद सांप को ढूंढ रहे थे जिसका वे शिकार करने आए थे। क्यूई रिफाइनिंग रियल्म के 8वीं लेयर के कल्टीवेटर जुएजे ने कहा कि जिस दानव का वे पीछा कर रहे थे वह पहले ही माउंटेन मूविंग सेक्ट के उसके 5 शिष्यों को खा चुका था। आज मैं इसे जिंदा चीर दूंगा, उसने गुस्से में कहा। छठी लेयर के कल्टीवेटर शुएहे ने जोड़ा, अगर हम फेल हो गए तो हमारी पूरी सेक्ट के सामने बेइज्जती होगी और हमें कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद शुएहे जुएजे को उस जगह पर ले गया जहां उसने आखिरी बार सफेद सांप को देखा था। उसे याद आया कि उसकी बोन शैटरिंग हैमर का वार सीधे सांप पर पड़ा था, तो वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस बीच मिल्की दलदल में छिपकर सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही शुएहे ने यह जिक्र किया कि सांप का एक साथी भी था, जुएजे भड़क गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि वे दलदल में अच्छे से खोजबीन करें। शुएहे हिचकिचाया और कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा ऊंची है तो तुम्हें खुद तलाशी लेनी चाहिए। पर जुएजे, जो पहले से ही सांप के साथी का नाम सुनकर असहज था, ने जिद पकड़ ली, तलाशी तू ही ले, मैं बैकअप दूंगा। जैसे ही शुएहे ने दलदल में हाथ डाला, सफेद सांप की धड़कन तेज हो गई। शुएहे को यकीन हो गया कि सांप पानी के अंदर छुपा है, पर जुएजे आत्मविश्वास से बोला, जल्दी करने की जरूरत नहीं, ये कहीं भाग नहीं सकता। तभी वुल्फ किंग वहां पहुंचा और एक फायरबॉल टेक्निक से हमला किया, जिससे शुएहे और जुएजे को पीछे हटना पड़ा। शुएहे भड़क गया, हर बार यही करता है, आता है, फायरबॉल फेंकता है और भाग जाता है। अपना हथियार निकालते हुए जुएजे गरजा, अब मैं मिल्की और उसके साथी दोनों को खत्म कर दूंगा। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे खुद को जिन्वू समझ रहा हो। आज रात वुल्फ मीट खाएंगे, उसने हुंकार भरी और वुल्फ किंग की तरफ दौड़ पड़ा। वुल्फ किंग ने मिल्की से कहा, भाग जा, मैं इन दोनों को रोक लूंगा। मिल्की को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, वह तेजी से भाग निकला। लेकिन शुएहे, जो पहले सिर्फ जुएजे और वुल्फ किंग की लड़ाई देखने की उम्मीद कर रहा था, ने अचानक मिल्की का पीछा करने का फैसला किया। जुएजे के आदेश पर अब वह मिल्की को हर हाल में पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। चुईवू माउंटेन, जो कि चू नदी के किनारे स्थित है, वहां स्नैकी पूरी शांति से अपनी ग्रेविटी टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसे फायरबॉल जैसी लो लेवल टेक्निक याद आई, पर उसने उसे बेकार मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। अब वह अर्थ ब्रोइंग टेक्निक की मदद से रोज 3000 मील तक सफर कर सकता था और उसने विंड ब्लेड ऑफ लाइटनिंग अटैक में महारत हासिल कर ली थी। साथ ही डॉगी ने जो पपेट्स उसे दिए थे वे भी अपग्रेड हो चुके थे और कुछ और दिनों की प्रैक्टिस के बाद वह पूरी तरह उन्हें कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि वे सभी अपनी दृष्टि स्नैकी के साथ साझा करते थे। उसे एक अजीब तरह की आजादी महसूस हुई। शैतानी हंसी के साथ स्नैकी ने खुद को इस पहाड़ का राजा घोषित कर दिया। तभी डॉगी प्रकट हुआ और बोला, बस कर, अपनी ही तारीफ में मस्त मत हो जा। डॉगी ने खुलासा किया कि वुल्फ किंग और मिल्की खतरे में हैं। उसने समझाया कि उसने उन दोनों पर गोल्डन लाइट स्पेल डाली थी, जो जानलेवा स्थिति में एक बार खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है ताकि उनकी रक्षा कर सके। पर यह स्पेल सिर्फ 1 घंटे तक चलता है और यह पहले ही ट्रिगर हो चुका है। स्पेल एक्टिव होने की जगह स्नेक वैली के पीछे का पहाड़। जैसे ही डॉगी ने पूछा, अब क्या करेंगे, वह हैरान रह गया, क्योंकि स्नैकी पहले ही अर्थ ब्रोइंग टेक्निक का इस्तेमाल कर वहां पहुंचने के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ शुएहे मिल्की के करीब पहुंच चुका था, पर उसके कई बार गोल्डन लाइट तोड़ने में नाकाम रहे। वह झुंझलाकर सोचने लगा,
कहीं मिल्की वही पुराना स्नेक डेमन तो नहीं जिसके बारे में अफवाहें थीं। पर जुएझे ने इस विचार को खारिज कर दिया। बकवास मत कर, पुराना स्नेक किंग काला बताया जाता था। इस बीच जुएझे ने वुल्फ किंग को जंजीरों में जकड़ लिया। उसने देखा कि गोल्डन लाइट धीरे धीरे फीकी पड़ रही है और अंदाजा लगाया कि यह 1 घंटे में पूरी तरह गायब हो जाएगी। शुएहे खुश होकर बोला, इसका मतलब हम पहली जीत बस 1 घंटे में हासिल कर लेंगे। जुएझे ने सहमति में सिर हिलाया, पर तुरंत एक अजीब बेचैनी महसूस करने लगा। उसने पूछा, क्या हमारे माउंटेन मूविंग सेक्ट के कोई मार्शल अंकल आसपास हैं? शुएहे ने जवाब दिया, मार्शल अंकल ये कैंप में हैं जो यहाँ से 100 मील दूर है। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जुएजे ने समझाया कि मार्शल अंकल ये की मौजूदगी काफी होगी। पर शुएहे ने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसे बुलाया तो उनकी जीत का क्रेडिट कम हो जाएगा। जुएजे ने समझाया, मैं उसे बस बैकअप के लिए बुलाना चाहता हूं। अगर इन दानवों के पीछे कोई ताकतवर समर्थक नहीं है तो वैसे भी हम उसे हराने से पहले मार्शल अंकल ये यहां पहुंचेंगे भी नहीं। बिना समय गंवाए जुएझे ने अर्थ प्रिजन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे चट्टानें गिरकर वुल्फ किंग और मिल्की को चारों तरफ से कैद कर लिया। 1 घंटे बाद डॉगी जमीन पर पड़ा था, मानो उस पर 18 राउंड की बर्बर मार पड़ी हो। स्नैकी बहुत तेज है, मैं इसकी स्पीड से मेल नहीं खा सकता। उसका शरीर हिलने से भी इनकार कर रहा था। इसी बीच स्नैकी जमीन से निकलकर बाहर आया। बिल्कुल सही टाइमिंग। वुल्फ किंग और मिल्की की आभा पास ही है। जैसे ही उसकी नजर रॉक प्रिजन पर पड़ी, वह तुरंत समझ गया कि वे दोनों अंदर कैद हैं। उसने देखा कि स्नेक कैचिंग कल्टीवेटर्स आसपास नहीं थे। इसका मतलब उनका कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म से कम था। अगर वे और ताकतवर होते तो गोल्डन लाइट स्पेल उन्हें इतनी देर तक रोक नहीं पाती। छिपे हुए दुश्मनों को अलर्ट करने से बचने के लिए स्नैकी ने अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने छोटे सैनिकों को पूरे इलाके की टोह लेने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ जुएजे ने रॉक प्रिजन के आसपास कोई हलचल नहीं देखी, तो उसने मान लिया कि कोई भी वुल्फ किंग और मिल्की को बचाने नहीं आ रहा। उसने शुएहे को आदेश दिया, जल्दी करो, मार्शल अंकल ये के आने से पहले इन दानवों को खत्म कर दो। पर तभी दोनों अचानक रुक गए। एक छिपकली पास के पेड़ पर बैठी आराम कर रही थी। शुएहे हंस पड़ा, छोड़ो यार, बस एक छिपकली है। तू भी ना हर छोटी चीज से डर जाता है। शुएहे ने छिपकली की तरफ इशारा किया और मजाक में कहा, जुएजे को देखकर इतनी डर गई कि झटके खाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहता, अचानक कई छिपकलियां उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही कई छिपकलियों ने अपने मुंह खोले, वे फायर मैजिक छोड़ने वाली थीं। जुएजे तुरंत चिल्लाया, शुएहे, हार्डनिंग टेक्निक इस्तेमाल कर। पर शुएहे ने जैसे ही अपना अर्थ शील्ड बनाना शुरू किया, वह समझ गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। हम पहले ही चौंक गए थे, पूरी तरह डिफेंड नहीं कर सकते। छिपकलियों ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया और एक साथ फायरबॉल मैजिक छोड़ दिया। शुएहे जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जुएजे हल्की चोट के साथ उठ खड़ा हुआ, पर जैसे ही उसने उन जादुई हमलों का विश्लेषण किया, उसे समझ आया कि यह तकनीक हेवेनली पपेट सेक्ट की थी। पर किन देश के कल्टीवेटर्स यहां क्या कर रहे हैं? दूसरी ओर मिल्की को स्नैकी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने उत्साहित होकर वुल्फ किंग को बताया। वुल्फ किंग को झटका लगा। जुएजे ने खुद को संभाला और हवा में झुककर जोर से बोला, मैं माउंटेन मूविंग सेक्ट का शिष्य जुएजे हूं। क्या हमारे और हेवनली पपेट सेक्ट के बीच कोई गलत फहमी हो गई है? पर स्नैकी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसे पता था कि यहां कोई गलत फहमी नहीं थी। बजाय बात करने के, उसने अपने पपेट्स को दोबारा फायरबॉल मैजिक से हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही छिपकलियां फिर से वार करने वाली थीं, जुएजे ने तुरंत अर्थ शील्ड रोटेटिंग डिफेंस एक्टिवेट किया और अपने चारों ओर चट्टानों का कवच बना लिया। पर इस बार उसने पपेट्स के मेंटल कंट्रोल को महसूस कर लिया, जो सीधा स्नैकी की दिशा से आ रहा था। फायरबॉल को रोकते हुए उसे समझ आया कि पपेट मास्टर जमीन के अंदर छिपा है। मैं तो अर्थ टेक्निक्स में एक्सपर्ट हूं, तो जमीन के अंदर छिपे दुश्मन का शिकार करना मेरे लिए आसान होगा। बिना हिचकिचाए जुएजे ने अर्थ ब्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और जमीन के अंदर घुस गया। मिल गया दुश्मन। उसे देखते ही उसने पियर्सिंग स्टोन नीडल टेक्निक का उपयोग किया। शुएहे की मौत का बदला लूंगा। पर स्नैकी बिल्कुल शांत था। ये बस डींगे मार रहा है, स्नैकी ने सोचा। उसने तुरंत जवाब में विंड ब्लेड टेक्निक छोड़ी। जुएजे शुरू में शांत रहता है, यह सोचकर कि विंड ब्लेड टेक्निक जमीन के नीचे बेकार होगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है जब उसकी स्टोन नीडल्स हवा में बिखर जाती हैं और पूरी तरह बेअसर हो जाती हैं। खतरा महसूस कर वह तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका बायां हाथ कट चुका है। ये ये कैसे हुआ?
स्नैकी की विंड ब्लेड टेक्निक ने बिना उसे छुए ही उसकी बांह को अलग कर दिया था। तभी उसका ट्रांसमिशन जेड एम्यूलेट प्रतिक्रिया देता है, इशारा करता है कि मार्शल अंकल ये पास ही हैं। अगर मैं थोड़ी देर और बचा रहूं तो मार्शल अंकल यहां पहुंच जाएंगे। अब उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता, इसीलिए वह दया की भीख मांगने की तैयारी करता है। लेकिन स्नैकी उसे कोई मौका नहीं देता। बिल्कुल बेरहमी से उसने जमीन के अंदर से लाइटनिंग टेक्निक का प्रहार किया। तेज बिजली चमकी और कुछ ही सेकंड में झुए का अस्तित्व खत्म हो गया। स्नैकी जमीन से बाहर निकला, पर जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि लाइटनिंग टेक्निक का विस्फोट जरूरत से ज्यादा तेज था। भाड़ में जाए, अब तो पूरा इलाका सतर्क हो गया होगा। वह खुद से कसम खाता है कि अब कभी जमीन के नीचे लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा, भले ही जान पर बन आए। जुए जे के बेजान शरीर पर नजर डालते हुए स्नैकी को मार्शल अंकल ये की बात याद आती है। क्या वो यही बैकअप था जिसका जुएजे जिक्र कर रहा था? पर इस समय और वक्त बर्बाद करना सही नहीं था। पहले मिल्की और वुल्फ किंग को बचाना होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तभी मार्शल अंकल ये आ जाते हैं। वह अपनी तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और आराम से उस पर बैठ जाते हैं। स्नैकी को घूरते हुए वे धीरे से कहते हैं, तो काले दानव सांप की अफवाहें सच थीं। उन्होंने स्नैकी को देखा और कहा, पहाड़ों में एक काला सांप और एक काला कुत्ता देखा गया है। वे न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि इंसानों की तरह बोलने में भी सक्षम हैं। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, फिर अचानक आगे झपट पड़े। तूने मेरी माउंटेन मूविंग सेक्ट के शिष्यों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पर स्नैकी पूरी तरह शांत रहता है। उसे पता था कि उसके पपेट्स पूरे इलाके में फैले हुए हैं और यह बूढ़ा आदमी उनसे बच नहीं पाएगा। बिना समय गंवाए उसने अपने पपेट्स को फायरबॉल मैजिक का वार करने का आदेश दिया। मार्शल अंकल ये ने अपनी तलवार घुमाई और फायरबॉल्स को हवा में ही काट दिया। क्या? इतनी आसानी से? स्नैकी चौंक गया। ये बूढ़ा आदमी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बूढ़ा आदमी बिना रुके झपट पड़ा, कहते हुए, सबसे पहले तेरी पूंछ काटूंगा। स्नैकी ने जैसे तैसे छलांग लगाई और उसकी पूंछ ठीक उसी जगह थी जहां तलवार कुछ पल पहले थी। बहुत करीब था। अब उसे एहसास हुआ कि यह आदमी वाकई में खतरनाक था। मार्शल अंकल ये ने जमीन पर हाथ रखा, फिर अचानक बोले, तेरी सारी टेक्निक्स बेकार हैं, चाहे तू कितनी भी जानता हो। स्नैकी भ्रमित हो गया। ये कौन सी टेक्निक है? अचानक एक विशाल रेत का तूफान उठा। हुश! तेज हवाएं चलीं, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे। डॉगी की छोटी छिपकलियां हवा में उड़ गईं और तूफान में चीर फाड़ कर खत्म हो गईं। स्नैकी जमीन पर जा गिरा, उस बूढ़े आदमी को देखता हुआ जो आगे बढ़ रहा था, फिर से हमला करने के लिए तैयार। ये असली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। मार्शल अंकल ने माउंटेन कोलैप्स फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, पर स्नैकी ने बड़ी फुर्ती से उसके वारों को चकमा दिया। इंतजार कर रहा था कि बूढ़ा आदमी थक जाए, लेकिन लगातार होते वारों ने उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। स्नैकी हवा में उछला, समझ गया कि केवल ब्रूट फोर्स से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे इस बूढ़े को चतुराई से हराना होगा। जमीन पर थका हुआ पड़ा स्नैकी देखकर मार्शल अंकल ने माउंटेन कोलैप्स सेकेंड फॉर्म छोड़ा और फिर वॉर किया। स्नैकी बाल बाल बचा और अर्थ बरोइंग टेक्निक का उपयोग करने ही वाला था, पर इससे पहले कि वह जमीन में समा पाता, बूढ़े आदमी ने अपनी गलती सुधारते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी। गुस्से में भड़कते हुए उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से स्नैकी की तरफ उछाल दी। गरजते हुए बोला, अपने शिष्यों का हत्यारा ऐसे ही नहीं भाग सकता। स्नैकी घबरा गया। अब जमीन के नीचे भागने का समय नहीं था। उसे इस हमले का सामना करना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं, सिर्फ एक ही तरीका बचा है। अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठा करते हुए उसने गोल्डन स्पाइक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया और तलवार को रोकने की कोशिश की। तलवार जोर से टकराई और हवा में उछलकर दूर जा गिरी। बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। स्नैकी हालांकि घायल हो चुका था, पर उसने एक जरूरी सच्चाई समझ ली। एक असली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की ताकत चेन डॉलिंग से पूरी तरह अलग थी। मार्शल अंकल ने अपनी तलवार वापस उठाई, पर अब भी झटके में था। ये सांप कुछ छुपा रहा है। इसने इतनी आसानी से मेरा वार रोक लिया। स्नैकी ने मौका नहीं गवाया और तुरंत अर्थ ब्रोइंग टेक्निक का इस्तेमाल कर जमीन के अंदर गायब हो गया। अब पूरी तरह गुस्से से जलता हुआ मार्शल अंकल चिल्लाया, रुक जा! फिर बिना देर किए एक शक्तिशाली स्पेल कास्ट किया, जिससे जमीन पत्थर में बदलने लगी। पर कुछ सेकंड बीत गए और स्नैकी बाहर नहीं आया। क्या? ये कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। इस जादू ने पहले भी दुश्मनों को रोक दिया था, तो अब क्यों नहीं काम कर रहा? इस बीच स्नैकी जमीन के अंदर पूरी शांति और आत्मविश्वास से भाग रहा था। पहले के दिनों में हेई हुआंग को इस टेक्निक के सामने मुश्किल हुई थी, पर मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं हूं।
अब पत्थर की दीवारें उसे रोक नहीं सकती थीं। ऊपर बूढ़े आदमी ने जमीन को घूरते हुए मान लिया कि यह सांप कोई मामूली जीव नहीं है। अब समझ आया कि इसने मेरे शिष्यों को कैसे मारा। तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए उसने तलवार जमीन में घुसाई और अर्थ पियर्सिंग नेल कास्ट कर दिया। स्विश स्विश स्विश। स्नैकी सतर्क हो गया। ये कौन सी टेक्निक है? तेज और धारदार कीलें जमीन के अंदर से निकलीं। स्नैकी कुछ को चकमा दे सका, पर एक सीधा जा टकराई। बूढ़ा आदमी भौंचक्का रह गया। इतना वार झेलने के बाद भी ये सांप बाहर क्यों नहीं आ रहा? उसने सांप की फुर्ती को स्वीकारते हुए अपना हमला बढ़ाया और भी ज्यादा अर्थ पियर्सिंग नेल्स छोड़ दी। स्नैकी समझ जाता है कि अगर बूढ़ा आदमी ऐसे ही जमीन पर वार करता रहा तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तेजी से फैसला लेते हुए स्नैकी स्ट्रॉन्ग विंड टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है और जमीन से बाहर तेजी से निकल जाता है। बूढ़ा आदमी उसे तुरंत देख लेता है और सैंड ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन स्नैकी गायब हो जाता है। बूढ़ा आदमी वहीं रुक जाता है, गुस्से में भड़क उठता है। कहाँ गया ये सांप? तभी उसे एहसास होता है, इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन। क्या सांप भाग गया? इस बीच स्नैकी शांत रहते हुए 800 मीटर गहराई में बुरो हो जाता है। उसका इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन उसकी जान बचा चुका था। बिल्कुल स्थिर रहते हुए उसे डॉगी की बात याद आती है कि अपने लेवल से ऊपर की लड़ाई लड़ना खुद आसमान के खिलाफ जाने जैसा है। अगर उसे वुल्फ किंग और मिल्की को बचाना है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो डॉगी के बैकअप का इंतजार करे या तब तक छिपा रहे जब तक बूढ़ा आदमी चला न जाए। तभी स्नैकी बूढ़े आदमी की आवाज सुनता है। बूढ़ा आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि उसने सांप को ढूंढ लिया है। स्नैकी दंग रह जाता है। मन में सवाल उठता है, क्या इसने वाकई मुझे इतनी जल्दी खोज लिया? लेकिन तुरंत ही वह खुद को शांत करता है। नामुमकिन। उसने अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाई भी नहीं थी और 800 मीटर जमीन के नीचे बूढ़े आदमी के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर बूढ़ा आदमी सच में उसे ढूंढ चुका होता तो अब तक हमला कर चुका होता, सिर्फ सतर्क नजरें रखने के बजाय। ऊपर बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठकर ठाके लगाता है। उसे पता था कि सांप यहीं कहीं छिपा है, पर 500 मीटर गहराई तक देखने के बाद भी वह इसे खोज नहीं पाया था। पर तभी एक और बात उसके दिमाग में कौंधी। सांप यहां ऐसे ही नहीं आया होगा। स्नैकी यकीनन वुल्फ किंग और मिल्की को बचाने आया होगा। इस बात को समझते ही बूढ़ा आदमी एक नया तरीका अपनाने का फैसला करता है। वह उठकर ऐलान करता है कि अगर स्नैकी अगले 10 सेकंड में खुद को नहीं दिखाता तो वह बिना हिचकिचाहट वुल्फ किंग और मिल्की पर हमला कर देगा। यह सुनते ही वुल्फ किंग गुस्से से उबलने लगता है, जबकि मिल्की रोना शुरू कर देता है। दिल ही दिल में प्रार्थना करता है कि स्नैकी बाहर ना आए, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। बूढ़ा आदमी गिनती शुरू करता है, 2 4 6। स्नैकी तुरंत गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। ये कैसे गिन रहा है? अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। गुस्से में वह जमीन के अंदर से अपनी लोकेशन प्रकट करता है और बूढ़े आदमी को लड़ाई के लिए ललकारता है। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी अर्थ ब्रोइंग टेक्निक का उपयोग करता है और तेजी से स्नैकी की ओर बढ़ता है। 700 मीटर पार करते ही वह मानने लगता है कि यह सांप वाकई में हिम्मत रखता है। मुझे तो 500 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने से पहले सावधान रहना पड़ता है, पर यह अब भी वहीं छिपा हुआ है। आखिरकार बूढ़ा आदमी स्नैकी को देख लेता है और तुरंत रॉक प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे घायल कर देता है। स्नैकी फौरन संतुलन हासिल करता है और आगे बढ़ते हुए गरजता है, अब मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। लेकिन बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ाता है और अपनी तलवार सीधा स्नैकी के मुंह में घुसेड़ देता है। स्नैकी बिना कोई प्रतिक्रिया देता है। बूढ़ा आदमी रुक जाता है, हैरान, क्या यह सांप इतनी आसानी से मर गया? थोड़ी देर सोचने के बाद वह हल्का अफसोस जताते हुए बड़बड़ाता है, मुझे इसे जिंदा पकड़ना था। जैसे ही वह वहां से जाने की सोचता है, अचानक उसे कुछ अजीब लगता है। वह सांप जिसे उसने मारा था वो असल में एक पपेट था। तभी बूढ़े आदमी की नजर सीधे अपनी ओर बढ़ते चमकते हुए शल्कों पर पड़ी और वह चौंक गया। सांप का असली शरीर अब भी जमीन के अंदर छिपा हुआ था। जैसे ही उसने खुद को बचाने की कोशिश की, उसने तुरंत ग्रेट अर्थ शील्ड, थिक अर्थ आर्मर, अर्थ फ्लो वॉल और इनर आर्मर कास्ट किए। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इन सभी को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए उसके पास समय नहीं था। हालांकि वह यह भी जानता था कि उसके लोहे जैसे मजबूत डिफेंस को भेदना किसी भी सांप के लिए आसान नहीं होगा। बेवकूफ सांप, मेरे बारे में सोचने की भी हिम्मत मत करना। बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी, पर स्नैकी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और पूरी ताकत से हमला कर उसे घायल कर दिया। मुझे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मारने का था। बूढ़े आदमी ने देखा कि झटके से उसकी तलवार उड़कर दूर जा गिरी। स्नैकी ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया। कुछ ही क्षणों में बूढ़े आदमी ने अपना एक पैर खो दिया, जबकि स्नैकी पूरी ताकत से उस पर हमला करता रहा। अब बूढ़े आदमी को एहसास हो गया कि वह यह लड़ाई नहीं जीत सकता
और उसने जमीन के नीचे से भागने की कोशिश की, लेकिन स्नैकी पहले ही समझ चुका था और उसने उसे रोकने के लिए फ्लेम सरपेंट स्पेल, विंड ब्लेड और लाइटनिंग अटैक स्पेल का उपयोग किया। बावजूद इसके, बूढ़े आदमी किसी तरह इन सभी हमलों से बच निकलने में सफल रहा और तेज रफ्तार से भाग गया। स्नैकी गहरी सांसें लेने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ऊर्जा उसे रोकने में लगा दी, पर फिर भी असफल रहा। ऊपर बूढ़ा आदमी सतह पर पहुंचा और राहत की सांस ली। अब भी उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि उसके पास लाइफ सेविंग ब्लड स्प्रिट पिल थी। भागते हुए उसने स्नैकी की शक्ति को स्वीकार किया और तय किया कि उसे तुरंत अपनी सेक्ट को रिपोर्ट करनी होगी, ताकि वे सांप को मारने के लिए बड़े स्तर पर हमला कर सकें, इससे पहले कि वह और खतरनाक बन जाए। लेकिन तभी वह अचानक रुक गया। ये, उसने सामने देखा, वह काले कुत्ते का राक्षस जिसकी कहानियां फैली हुई थीं। डॉगी आत्मविश्वास से उसके सामने खड़ा था, हंसते हुए उसे भागते देख रहा था। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। कहीं ये सांप और ये काला कुत्ता एक दूसरे से जुड़े तो नहीं? पर यह सोचने से पहले ही धड़ाम, उसका सिर सीधे एक पेड़ से टकराया और वह बेहोश हो गया। डॉगी धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे बेहोश देखा, वह खुद हैरान रह गया। ये बस एक पेड़ से टकराकर ही बेहोश हो गया। डॉगी ने स्नैकी की ताकत को सराहा। अब उसे एहसास हो गया था कि वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर को घेर कर उसे घायल करने में सफल रहा। पर तभी स्नैकी तेजी से बूढ़े आदमी की ओर भागा और डॉगी को हटने के लिए कहा, क्योंकि वह फ्लेम सरपेंट स्पेल के साथ उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा था। रुक, वह पहले ही मर चुका है। डॉगी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अचानक वह सन्न रह गया। उसने टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर अपनी मौत का नाटक किया है। डॉगी ने तुरंत स्नैकी की ओर देखा और उसे शांत रहने को कहा। तू चिंता मत कर, अब वो राख में बदल चुका है। फिर उसने स्नैकी की चोटों को देखा और पूछा, क्या ये माउंटेन मूविंग सेक्ट के कारण है? पर स्नैकी ने सिर हिलाया। ज्यादातर चोटें मैंने खुद को दी हैं, क्योंकि मुझे अपनी त्वचा और अंदरूनी हिस्सों को फाड़कर पपेट में लगाना पड़ा, वरना मैं बूढ़े आदमी को नहीं हरा पाता। तभी स्नैकी चुप हो गया, अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब मुझे आराम करना होगा। डॉगी अब पूरी तरह गुस्से में था। माउंटेन मूविंग सेक्ट ने उसके तथाकथित शिष्य स्नैकी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? कुछ देर बाद डॉगी ने सभी को इकट्ठा किया और सावधानी से उन्हें गुफा में आराम करने में मदद की। मैंने पहले ही दवा लगा दी है, तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर उसने खुलासा किया कि उसने चारों ओर एक अदृश्य बैरियर सेट कर दिया था, ताकि वे सुरक्षित रहें। तुम सब आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मिल्की ने उसे रोकने की कोशिश की, पर डॉगी मुस्कुराया और कहा, मैं जॉस स्टिक जलने से पहले वापस आ जाऊंगा। जैसे ही डॉगी ने अपनी स्टिक सीधी की, वुल्फ किंग घबराया। ये ये इतनी लंबी और मोटी क्यों लग रही है? चिंता मत कर, डॉगी ने समझाया। तुम्हारी चोटें ज्यादा गहरी हैं, तो स्टिक को मोटा और लंबा होना ही पड़ेगा, ताकि असर सही से हो। फिर उसने पूछा, क्या तुमने अपनी हीलिंग टेक्निक विरासत में पाई है? मिल्की ने पुष्टि की। डॉगी ने उन्हें इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया और देखा कि उनकी चोटें तेजी से भरने लगीं। फिर वह गुफा से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने जूजे, शुए, हे और मार्शल अंकल ये के स्टोरेज बैग स्नैकी के सामने रख दिए। ये अब तेरे हैं। और फिर बदला लेने के लिए निकल पड़ा। माउंटेन मूविंग सेक्ट के सोल लैंप ग्रैंड हॉल में माउंटेन मूविंग सेक्ट के लीडर शियाजी, जो कोर फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पर था, गुस्से से भड़क उठा। उसने देखा कि मार्शल अंकल ये का सोल लैंप बुझ चुका था। हमने एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर जंगल में खो दिया है। ग्रेट एल्डर शी फेंगजी, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट इंटरमीडिएट स्टेज पर था, ने सोचा, क्या मार्शल अंकल ये को स्नेक कैचिंग सेक्ट के किसी अन्य गुट ने मारा? पर एल्डर चेन दाउलिंग ने इस विचार को खारिज कर दिया। हम पांचों गुटों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, कोई इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेगा। शियाजी अब परेशान हो गया। क्या कोई राक्षस जिम्मेदार हो सकता है? पर शिफेंगजी ने मना कर दिया। 300 मील के भीतर कोई बड़ा दानव नहीं था, और फिर भी मार्शल अंकल ये की लाश जली हुई मिली। गुस्से में दाउलिंग उठा और गरजा, मुझे पता है कि यह काला दानव सांप ही जिम्मेदार है। सेक्ट के उच्च अधिकारी अब स्नैकी को मारने की तैयारी करने लगे। उन्होंने घोषणा की कि जो भी सांप की कोई भी जानकारी लाएगा, उसे 50 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम मिलेगा। दूर से डॉगी ने यह सब सुना। इनका अपमान सहन नहीं हो रहा, अब मुझे आज रात ही कुछ करना होगा। डॉगी माउंटेन मूविंग सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर वुयाओ की कब्र की ओर बढ़ा, अपने अगले कदम की तैयारी करते हुए। जैसे ही डॉगी ताबूत खोलता है, वह माउंटेन मूविंग सेक्ट की सावधानी की सराहना करता है, यह देखकर कि उन्होंने वू याओ को इतने सालों बाद भी जीवित जैसा संरक्षित रखा है। उसकी नजर आइस कॉफिन पर पड़ती है, जिसे वह एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाना मानता है।
इसकी कीमत समझते हुए वह इसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह आइस कॉफिन को स्टोर करने की कोशिश करता है, पत्थर का ड्रैगन अचानक जीवंत हो उठता है और ठंडी बर्फीली सांस छोड़ता है। डॉगी तुरंत ठंड महसूस करता है और समझ जाता है कि कॉफिन कई सुरक्षात्मक तंत्रों से घिरी हुई है। जब ड्रैगन पूरी तरह जाग जाता है और हमला करता है, डॉगी को एहसास होता है कि माउंटेन मूविंग सेक्ट ने पहले से मौजूद 3 सुरक्षा परतों के अलावा एक आइस ड्रैगन भी तैनात कर रखा था। ड्रैगन की बर्फीली सांस से जमने के बावजूद डॉगी आसानी से खुद को मुक्त कर लेता है और अपनी असली रूप हेवेनली डेमन डिसेंडिंग ड्रैगन में बदल जाता है। वह पूरी तरह से आइस ड्रैगन को दबा देता है और उसे हरा देता है। इस बीच माउंटेन मूविंग सेक्ट के सदस्य ताबूत के आसपास असामान्य हलचल महसूस करते हैं और एक दूसरे को सतर्क करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उनके पूर्वज की कब्र पर हमला हुआ है, वे यह भी याद करते हैं कि उनके गुरु और मार्शल एल्डर ब्लैक डेमन स्नेक की तलाश में बाहर गए हैं। अब उन्हें खुद ही स्थिति की जांच करनी होगी। 2 सदस्य सतर्कता से आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि यदि कुछ हुआ तो वे ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो सन्न रह जाते हैं। पूर्वज की कब्र पूरी तरह गायब हो चुकी थी। घबराकर वे तुरंत एक आपातकालीन संदेश भेजते हैं, जिससे पूरे सेक्ट को सूचित किया जा सके कि पूर्वज की कब्र लूट ली गई है। दूसरी ओर शी फेंगजी झुंझला रहा था, क्योंकि 2 घंटे की तलाश के बावजूद उन्हें सांप का कोई सुराग नहीं मिला। दाओलिंग अपने कंपास को देखता है और कहता है कि इसे सांप का पता लगाना चाहिए था, जब तक कि वह हजारों मील दूर न भाग चुका हो। पर शियाजी इस विचार को खारिज करता है, यह तर्क देते हुए कि उन्हें भी इतनी दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे लगेंगे, तो फिर यह सांप इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है। उसे लगता है कि सांप ने एंटी ट्रैकिंग तकनीक या कोई अर्रे का इस्तेमाल किया होगा। तभी दाओलिंग दूर जलती हुई रोशनी देखता है और उसकी जांच करने का फैसला करता है। स्नैकी 7वें स्तर के क्यूई रिफाइनमेंट की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, स्वर्ग और पृथ्वी एक महान शतरंज बोर्ड, सभी आत्माएं मेरी चाल के अनुसार, वह सफलतापूर्वक 7वें स्तर तक पहुंच जाता है। वुल्फ किंग और मिल्की उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह अब क्यूई रिफाइनमेंट के लेट स्टेज में पहुंच चुका है। स्नैकी शर्मा जाता है और अपने गोल्डन स्केल्स की ओर ध्यान देता है, जो अब उसके आधे शरीर को ढक चुके थे। वह सोचता है, क्या और आगे बढ़ने पर मेरा पूरा शरीर सोने जैसे स्केल्स से ढक जाएगा। लेकिन तभी उन्हें दूर से माउंटेन मूविंग सेक्ट की आवाजें सुनाई देती हैं और वे तुरंत सतर्क हो जाते हैं। जैसे ही वुल्फ किंग स्नैकी को चेतावनी देने की कोशिश करता है, वह इशारा करता है कि वे चुप रहें। उसे लगता है कि माउंटेन मूविंग सेक्ट उनकी तलाश में है। जब वे बाहर झांकते हैं, स्नैकी बताता है कि आवाजें अभी भी काफी दूर हैं। वह उन्हें याद दिलाता है कि डॉगी ने गुफा के चारों ओर एक अर्रे सेट किया था, जो उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी वह इस बात पर जोर देता है कि अगर उनकी लोकेशन का पता चल जाए तो उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उधर शियाजी, वह उस जगह पर पहुंचता है जहां रोशनी देखी गई थी और अपने शिष्यों को हर कोने की तलाश करने का आदेश देता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि रोशनी यहीं से आई थी। जैसे ही शिष्य खोजबीन शुरू करते हैं, शियाजी एक संदेशवाहक पक्षी देखता है। माउंटेन मूविंग सेक्टर से एक आपातकालीन संदेश। संदेश पढ़ते ही वह हैरान रह जाता है। पूर्वज की कब्र लूट ली गई थी। बिना एक सेकंड गंवाए वह सभी को फौरन पहाड़ पर लौटने का आदेश देता है। दूर एक छाया सब देख रही थी। डॉगी शांति से माउंटेन मूविंग सेक्ट के बुजुर्गों को अफरा तफरी में भागते हुए देखता है। हंसते हुए वह मजाक में सोचता है, क्या मुझे वू याओ की कब्र को स्नेक कैचिंग सेक्ट के टॉयलेट में फेंक देना चाहिए? पर तुरंत यह विचार खारिज कर देता है। बेहतर होगा कि इसे पपेट में बदल दूं। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास अभी भी हेवेनली पपेट सेक्ट की तीसरे स्तर की तकनीक नहीं है। कुछ देर बाद शियाजी लापता कब्र के स्थान पर पहुंचता है और गुस्से में दहाड़ता है, पूरी की पूरी ताबूत ही चोरी हो गई। एक शिष्य उसे याद दिलाता है कि उनके पूर्वज गोल्डन कोर रियल्म के एक्सपर्ट थे और नासेंट सोल रियल्म के करीब पहुंच चुके थे। जो कोई भी उनके शव को चुराने की हिम्मत कर सकता है, वह कम से कम एक गोल्डन कोर रियल्म का कल्टीवेटर होगा। पर दाओलिंग गहरी सोच में पड़ जाता है। अगर चोर गोल्डन कोर रियल्म का नहीं था, तो फिर उसने इतनी सुरक्षा तोड़कर बिना मरे ऐसा कैसे किया? अब उसे शक होने लगता है कि यह माउंटेन मूविंग सेक्ट के भीतर का कोई खेल हो सकता है। शी फेंगजी नाराज होकर पूछता है, तुम इसका क्या मतलब निकाल रहे हो? पर दाओलिंग शांत रहता है। संयोग बहुत ज्यादा है। हम जैसे ही पहाड़ छोड़ते हैं, किसी ने हमला कर दिया। इसका मतलब हमलावर या तो बदला लेना चाहता था या वह ब्लैक डेमन स्नेक का समर्थक है। फिर वह पूछता है, क्या तुम्हें काले कुत्ते की कहानी पता है, जो इस दानव सांप का साथी माना जाता है?
शिफेंगजी अब पूरी तरह क्रोधित हो जाता है और घोषणा करता है, ब्लैक डेमन डॉग और ब्लैक डेमन स्नेक दोनों के सिर की कीमत 100 स्पिरिट स्टोन्स होगी। जो इन्हें मार डालेगा उसे 200 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। वह जोर देकर कहता है कि पूर्वज के अवशेष किसी भी कीमत पर वापस लाने होंगे। इस बीच डॉगी शांतिपूर्वक गुफा में लौटता है और सभी को अपना सामान पैक कर उसके साथ चलने का निर्देश देता है, यह मानते हुए कि वे अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके होंगे। जैसे ही मिल्की, स्नैकी और वुल्फ किंग बाहर आते हैं, डॉगी उन्हें बताता है कि उसने सैकड़ों मील दूर एक नई गुफा ढूंढ ली है जो साधना के लिए उपयुक्त होगी। हालांकि स्नैकी चिंतित होता है और इंगित करता है कि माउंटेन मूविंग सेक्ट के लोग अब भी उन्हें खोज रहे हैं। डॉगी उन्हें आश्वस्त करता है कि वह पहले ही सभी को भटका चुका है। स्नैकी पूछता है, तूने ऐसा किया कैसे? डॉगी बस हंसता है और कहता है, चलते चलते बताऊंगा, लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कि वे वापस लौट आएं। डॉगी के इतना कहते ही वह देखता है कि तीनों पहले ही दौड़ना शुरू कर चुके हैं, सिर्फ यह सोचकर कि कहीं सेक्ट के लोग वापस ना आ जाएं। वे जल्द ही फीनिक्स पर्च माउंटेन पहुंचते हैं, जहां डॉगी खुलासा करता है कि उसने पहले ही यहां एक सुरक्षा अर्रे सेट कर दिया है और सभी को रात भर आराम करने की सलाह देता है। स्नैकी डॉगी के गुफाएं खोजने के कौशल की तारीफ करता है और कहता है कि यह जगह बिल्कुल मायरियड स्नेक वैली जैसी लगती है। यह देखकर वह तय करता है कि यहां सांप का फल देने वाला पेड़ फिर से लगाया जाएगा। अगले दिन डॉगी स्नैकी के पपेट की मरम्मत करता है और उसे इसके बारे में बताता है। स्नैकी पहले तो संकोच करता है, लेकिन जल्द ही पपेट की आंखों की ओर इशारा करता है और कहता है, ये नशे में क्यों लग रहा है? डॉगी मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, स्नैकी उसे रोकता है और शुए हे, जूजे और मार्शल एल्डर ये के 3 स्टोरेज बैग की ओर इशारा करता है। डॉगी तुरंत जवाब देता है, सब तेरा ही है, मैं जरा टहलने जा रहा हूं। पर स्नैकी जिद करता है कि डॉगी को भी बैग लेना चाहिए। अगर सांप पपेट न होता तो मैं वह लड़ाई कभी नहीं जीत पाता। अचानक डॉगी नाटकीय रूप से रोना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं, तू ही सब रख। लेकिन वह चुपके से ग्रेविटी टेक्निक का उपयोग कर स्टोरेज बैग उठाने में संघर्ष करने का नाटक कर रहा होता है। स्नैकी उसकी नौटंकी भांप जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, इधर आ, मिल बांटकर बांट लेते हैं। कुछ देर बाद डॉगी सभी को अपने स्पिरिचुअल रूट्स की जांच करने के लिए कहता है। संघर्ष का मार्ग लंबा है और इसे गंभीरता से लेना होगा। वह मिल्की के सामने एक बैंगनी गेंद रखता है और उसे अपनी पूंछ से छूने के लिए कहता है। मिल्की हिचकिचाती है तो डॉगी मुस्कुराते हुए कहता है, सुना है तुझे पिल्स बनाने में रुचि है? अगर तू सच में पिल रिफाइनमेंट सीख ले तो भविष्य में हम मालामाल हो जाएंगे। जैसे ही मिल्की बॉल के पास पहुंचती है, वह अपनी पूंछ उस पर रखती है और पूछती है कि क्या यह ठीक है। डॉगी सिर हिलाकर कहता है कि जैसे ही वह इसे छुएगी, बॉल तुरंत प्रतिक्रिया देगी। मिल्की जैसे ही बॉल को छूती है, यह एक तेज हरे रंग की रोशनी छोड़ती है, जिससे डॉगी हैरान रह जाता है। वह बताता है कि मिल्की के पास एक दुर्लभ टॉप टीयर वुड स्पिरिचुअल रूट है, जो पिल रिफाइनमेंट के लिए आदर्श एक पवित्र शरीर है। वह आगे कहता है कि उसका यह टैलेंट इंसानों में भी बहुत दुर्लभ है, 1 मिलियन में एक की संभावना होती है। वह यह भी जोड़ता है कि बड़े संप्रदाय ऐसे टैलेंट के लिए लड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एरिन फाउंडिंग टाइटन के लिए लड़ा था। जैसे ही बॉल के चारों ओर पेड़ पौधे उगने लगते हैं, वुल्फ किंग और मिल्की इसे हैरानी से देखते हैं। इसी बीच डॉगी स्नैकी के कान में फुसफुसाता है कि वह बहुत लकी है, क्योंकि अब उसके पास कभी भी पिल्स की कमी नहीं होगी। फिर वह मजाक करता है कि मिल्की उसकी वाइफू बन सकती है और यह भी कहता है कि अगर कोई लड़की पवित्र वुड स्पिरिचुअल रूट वाली हो तो वह लगभग हमेशा 10 में से 10 ब्यूटी होती है। यह सुनकर स्नैकी शर्मा जाता है और डॉगी उससे कहता है कि जरा मिल्की की ह्यूमन फॉर्म की कल्पना तो करे। यकीन मानो, वह न जाने कितने कल्टीवेटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाते हुए स्नैकी मिल्की के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और उसे वुड एलिमेंट टेक्निक्स के साथ एक जेड स्लिप ऑफर करता है, जिसमें पिल रिफाइनमेंट की जानकारी होती है। मिल्की शर्माकर स्नैकी को धन्यवाद कहती है और फिर उसे देखते हुए मजाक में पूछती है, तो मुझे तुम्हें डैडी बुलाना चाहिए या फिर हबी? यह सुनकर स्नैकी एकदम झेंप जाता है और तुरंत डॉगी की तरफ घूरकर पूछता है कि उसने मिल्की को आखिर कैसी अजीब बातें सिखाई हैं। डॉगी सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि यह तो इंसानों के बीच कॉमन नॉलेज है। फिर वह इशारा करता है कि स्नैकी ने पहले ही मिल्की से कुछ इंटीमेसी शेयर कर ली थी, इससे पहले कि वह सेंटेंट बनी। वुल्फ किंग भी बातचीत में शामिल होते हुए कहता है, हबी ज्यादा प्यारा लगता है। गुस्से में स्नैकी चिल्लाता है, चुप रहो, लेकिन मिल्की उसे धीरे से गले लगाकर हबी कहती है। स्नैकी,
हालांकि शर्माता है, फिर भी उसे कहता है कि वह उसे उसके असली नाम से पुकारे। मिल्की मुस्कुराकर उसे स्नैकी बुलाती है और फिर पूछती है कि क्या उसे स्नोई बुलाना चाहिए। स्नैकी शर्माते हुए हामी भरता है और उसे स्नोई कहता है। फिर सबकी नज़र वुल्फ किंग पर जाती है, जो पूछता है कि क्या वह भी एक नाम के लायक है। वह प्रस्ताव रखता है कि उसे वुल्फी बुलाया जाए, जैसे स्नैकी को स्नैकी बुलाया जाता है। लेकिन डॉगी तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है, यह बहुत बेकार लगता है, तुम्हारा नाम होगा हस्की। जब हस्की पूछता है कि क्या कोई और ऑप्शन है, तो डॉगी बस कहता है, चुप रहो, और उसे आदेश देता है कि वह बॉल पर हाथ रखे, क्योंकि अब उसकी बारी है। हस्की जैसे ही बॉल पर हाथ रखता है, यह 3 रंग दिखाती है। डॉगी बताता है कि हस्की के पास मेटल, फायर और वाटर के टॉप टियर स्पिरिचुअल रूट्स हैं, लेकिन यह भी समझाता है कि अधिक एलिमेंट्स होने से उनकी अफिनिटी कम हो जाती है। खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हुए हस्की निराश हो जाता है। इस बीच स्नैकी उत्साहित होकर आगे बढ़ता है और अपनी क्षमता टेस्ट करने के लिए बॉल छूता है। अचानक बॉल में कई रंग चमकने लगते हैं, 3 से भी ज्यादा। स्नैकी उलझन में पूछता है कि इतने सारे रंग क्यों हैं। तभी बॉल से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, जिससे गुफा की दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है और सब चौंक जाते हैं। आश्चर्य से जम चुके हस्की और स्नैकी को देख डॉगी तुरंत चिल्लाता है, अपनी पूंछ हटा लो, अभी। स्नैकी तुरंत आज्ञा मानता है और बॉल शांत हो जाती है। आश्चर्यचकित स्नैकी पूछता है, क्या यह 7 रंगों वाला स्पिरिचुअल रूट था? क्या मेरी एप्टीट्यूड हस्की से भी खराब है? डॉगी सिर हिलाकर बताता है कि स्नैकी के रूट्स मिश्रित हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बेहद ऊंची है, खासकर उसका अर्थ स्पिरिचुअल रूट। इतना ही नहीं, टॉप टियर भी उसकी ताकत के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। सुनकर स्नैकी मुस्कुराता है और मजाक करता है, वाह, तो इसका मतलब मैं सच में डाउन टू अर्थ हूं। डॉगी यह सब सुनकर जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसे सदमा लगा हो। वह बुदबुदाता है कि यही वजह है कि स्नैकी किसी भी चीज को इतनी तेजी से सीख लेता है। स्नैकी अपनी शक्ति को समझते हुए घोषणा करता है कि वह अब अर्थ एट्रीब्यूट टेक्निक्स पर फोकस करेगा। जैसे ही स्नैकी डॉगी की ओर मुड़ता है, वह जिद करता है कि अब उसकी बारी है। डॉगी बॉल पर हाथ रखता है और यह गहरे बैंगनी रंग में बदल जाती है, जिससे स्नैकी चौंक जाता है। जब डॉगी बताता है कि उसके पास न तो 5 तत्व हैं और न ही 7 सार, तो स्नैकी उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, या फिर उसका कोई डार्क स्पिरिचुअल रूट है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डॉगी मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि उसके पास डार्क स्पिरिचुअल रूट है। फिर वह स्नैकी को एक तीखी नजर से देखता है और घोषणा करता है कि उसने अपनी कुछ शक्ति फिर से हासिल कर ली है। चूंकि वह कुछ समय के लिए एकांतवास में जाकर अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहा है, वह स्नैकी को भोजन और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। स्नैकी संग्रहित भोजन को याद करता है और आत्मविश्वास से आश्वासन देता है कि वह स्नोई और हस्की की रक्षा कर सकता है, जब तक कि उन्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर से ऊपर के कुल्टीवेटर्स का सामना न करना पड़े। 1 महीने बाद स्नैकी आत्मविश्वास से अपनी अर्थ स्पिरिचुअल रूट तकनीकों का अभ्यास करता है। जैसे ही वह अर्थ पियर्सिंग स्पाइक और अर्थ फ्लोइंग वॉल का अभ्यास करता है, वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह पहली ही कोशिश में सफल हो जाता है। अपनी क्षमताओं की जांच करते हुए वह सोचता है कि उसकी कौन सी तकनीक अधिक शक्तिशाली है, उसकी स्पाइक तकनीक या उसकी वॉल तकनीक। अपनी अर्थ फ्लोइंग वॉल पर बैठकर वह इसे परखने का निर्णय लेता है। वह अर्थ पियर्सिंग स्पाइक का उपयोग करता है और उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब वह देखता है कि स्पाइक आसानी से वॉल को भेद देती है। यह साबित हो जाता है कि उसकी स्पाइक तकनीक उसकी वॉल तकनीक से अधिक शक्तिशाली है। अपनी रक्षा में आई कमजोरी को महसूस करते हुए वह समझता है कि उसे आक्रामक तकनीकों से अधिक रक्षात्मक तकनीकों पर ध्यान देना होगा। आखिरकार वे उसे समय खरीदने और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के कुल्टीवेटर्स से बचने में मदद करेंगी। तेजी से सोचते हुए वह अर्थ आर्मर का उपयोग करता है, जो एक जियोड्यूड की तरह दिखता है, और सोचता है कि क्या इसे अर्थ फ्लोइंग वॉल के साथ मिलाने से उसकी रक्षा मजबूत हो सकती है। अपने विचार को परखने के लिए वह संयुक्त रक्षा पर अर्थ पियर्सिंग स्पाइक से वार करता है और इस बार स्पाइक वॉल को भेद नहीं पाती। उसकी परिकल्पना सही साबित होती है। अर्थ आर्मर और अर्थ फ्लोइंग वॉल का संयोजन एक बहुत ही मजबूत रक्षा तैयार करता है। जब उसे याद आता है कि अर्थ तत्व की कुल 16 तकनीकें हैं, तो वह पहले एक आक्रामक और 2 रक्षात्मक तकनीकों में महारत हासिल करने का निर्णय लेता है। अर्थ पियर्सिंग स्पाइक उसकी मुख्य आक्रामक तकनीक होगी, जबकि अर्थ आर्मर और अर्थ फ्लोइंग वॉल
उसकी प्राथमिक रक्षात्मक तकनीकें होंगी। अगर उसे फिर से किसी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के कुल्टीवेटर का सामना करना पड़े तो वह जीत नहीं सकता, लेकिन कम से कम उसके पास बचने का बेहतर मौका होगा। थकान से चूर होकर वह जमीन पर गिर जाता है, हांफते हुए। हालांकि उसकी तकनीक में सुधार हो रहा है, उसकी कुल्टीवेशन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही है। उसने अपनी सभी माइनर नॉरिशमेंट पिल्स और हाई ग्रेड बीस्ट मीट पहले ही इस्तेमाल कर ली हैं। ये सोचकर कि उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और मांस की जरूरत है, वह चिढ़ जाता है। स्नैकी की सोच स्नोई की पिल रिफाइनमेंट ट्रेनिंग की ओर मुड़ जाती है। इस बीच स्नोई पूरी एकाग्रता से जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक मिलाकर एक पिल तैयार कर रही होती है। हालांकि जैसे ही स्नैकी को याद आता है कि स्नोई अक्सर जड़ी बूटियों को बिना सोचे समझे मिलाने की आदत रखती है, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। लव मैरिज तो बहुत डरावनी चीज है। अगर उसने अपने हबी के लिए बेतरतीब जड़ी बूटियों से माइनर नॉरिशमेंट पिल बना दी तो यह सोचते ही उसके मन में अजीब सी बेचैनी आ जाती है। वह तय करता है कि सबसे पहले हस्की को यह पिल टेस्ट करनी चाहिए। वह घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन तब तक हस्की पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए छिप चुका होता है। उसे पता होता है कि स्नोई उसे अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाने वाली है, लेकिन स्नोई उसे तुरंत ढूंढ लेती है और खुशी खुशी कहती है, हस्की, यह पिल ट्राई करो, मैंने इसे अभी अभी बनाया है। हस्की को कोई और रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वह मजबूरी में पिल निगल लेता है। कुछ ही पलों में उसका चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। जोर जोर से कराहते हुए घबराई हुई स्नोई उसके पास भागती है और चिल्लाती है, हस्की, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हस्की दर्द से हांफते हुए मुश्किल से कहता है, यह यह कोई पिल नहीं है, यह जहर है। स्नैकी एक सुरक्षित दूरी से यह सब देख रहा होता है और अपना सिर हिलाते हुए सोचता है, मुझे स्पिरिचुअल बीस्ट्स का शिकार करना ही बेहतर लगेगा। कुछ समय बाद स्नैकी जंगल में घूमते हुए हाथियों के एक झुंड को देखता है। उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह हल्के से बुदबुदाता है, इतने बड़े, ये हाथी सच में बढ़िया हैं। वह झुंड का अवलोकन करता है और महसूस करता है कि उनके नवजात और गर्भवती मादाओं तक की शक्ति स्पिरिचुअल अवेयरनेस रियल्म के तीसरे स्तर तक है। सिर्फ एक हाथी का मांस उसे कई दिनों तक जीविका दे सकता है। फिर उसकी नजर झुंड के नेता पर पड़ती है, एक विशाल जानवर जो एक प्रबल ऊर्जा छोड़ रहा होता है। स्नैकी तुरंत पहचान जाता है कि यह एक डेमोनिक बीस्ट है और इसकी शक्ति कम से कम स्पिरिचुअल अवेयरनेस रियल्म के 9वें स्तर पर होनी चाहिए। अगर वह इसे हरा पाता तो यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पोषण स्रोत साबित होता। जैसे ही वह अपनी योजना बनाने लगता है, अचानक उसके कानों में तेज कदमों की आवाज गूंजती है। उसका शरीर तनाव में आ जाता है। उसे एहसास होता है कोई इंसान उसके बहुत पास है।